तो स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंबर्स की, उन आंकड़ों की जो हमारा भविष्य तय करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफी की, जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी दुनिया किस दिशा में जा रही है। तो चलिए इन आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा डरावना सवाल, क्या हमारी बढ़ती आबादी हमें किसी बड़ी तबाही की ओर ले जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे मन में घूम रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले एक पुरानी लेकिन बहुत ही असरदार थ्योरी पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी है थॉमस रॉबर्ट माल्थस की। अब माल्थस का आइडिया बड़ा सिंपल था लेकिन चौंकाने वाला। उनका कहना था कि हम इंसान, मतलब हमारी आबादी जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से हमारे लिए खाना नहीं बढ़ता। ये एक ऐसी रेस है जिसे हम जीत ही नहीं सकते। इस स्लाइड को देखिए, ये माल्थस की पूरी बात और एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है जनसंख्या जो रॉकेट की तरह बढ़ रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। दूसरी तरफ खाने पीने का सामान, वो बस धीरे धीरे एक एक कदम करके बढ़ रहा है, 2, 4, 6, 8। नतीजा, एक वक्त ऐसा आएगा जब खाने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे और खाना बहुत कम। तो फिर इस गैप को कौन भरेगा? माल्थस के हिसाब से इसका जवाब देती है प्रकृति, अपने क्रूर तरीकों से, जैसे अकाल, बीमारियां या फिर युद्ध। उन्होंने कुछ उपाय भी सुझाए थे, जैसे कि लोग देर से शादी करें ताकि आबादी कंट्रोल में रहे। लेकिन माल्थस की भविष्यवाणी पूरी तरह सच नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कहानी में एक नया मोड़ आया। चलिए अब एक ज्यादा मॉडर्न थ्योरी को समझते हैं जो हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और ये थ्योरी माल्थस के एकदम उलट है। ये कहती है कि आबादी का बढ़ना हमेशा कोई खतरा नहीं होता। असल में जैसे जैसे कोई देश तरक्की करता है, अमीर बनता है, वहाँ के लोगों के रहने का तरीका, कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये सब बदल जाता है। तो इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जब समाज पिछड़ा होता है तब जन्म दर भी बहुत ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी, तो आबादी ज़्यादा नहीं बढ़ती। स्टेप 2, फिर आती है तरक्की। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से मृत्यु दर तो गिर जाती है, लेकिन लोग बच्चे उतने ही पैदा करते रहते हैं, और बूम, यही होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और फिर आता है स्टेप 3, जब समाज पूरी तरह विकसित हो जाता है तो लोग भी कम बच्चे पैदा करने लगते हैं, जन्मदर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं और आबादी फिर से स्टेबल हो जाती है। तो ये सब तो हो गई थ्योरीज, पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, डेमोग्राफर्स, वो इन ट्रेंड्स को नापते कैसे हैं? चलिए कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है बर्थ रेट। इसका सीधा सा मतलब है एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हुए। सिंपल। और बिल्कुल इसी तरह है डेथ रेट, यानी एक साल में हर 1000 लोगों पर कितनी मौतें हुईं। बर्थ रेट में से डेथ रेट घटा दो तो हमें पता चल जाता है कि आबादी कितनी बढ़ रही है। अब ये वाला थोड़ा और स्पेसिफिक है, फर्टिलिटी रेट। ये सिर्फ उन महिलाओं को देखता है जो मां बन सकती हैं, आमतौर पे 15 से 49 साल की उम्र की। इससे हमें भविष्य का अंदाजा लगाने में ज्यादा मदद मिलती है। अब इन सब थ्योरीज और नंबर्स को असल दुनिया में देखते हैं, और इसके लिए भारत से बेहतर उदाहरण क्या होगा। 2011 में भारत की आबादी थी 1.21 अरब। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, कितना विशाल है ये। तो चलिए इन्हीं थ्योरीज और पैमानों से भारत की डेमोग्राफिक तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। और भारत की कहानी में एक बहुत जरूरी और चिंताजनक पहलू है लिंग अनुपात, यानी सेक्स रेशियो। ये चार्ट देखिए, 2011 के आंकड़े हैं। एक तरफ केरल है, जहां हर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए हरियाणा को, जहां यह आंकड़ा सिर्फ 879 है। ये जो अंतर है ये बहुत बड़ा और गंभीर है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई दुखद कारण हैं, जैसे लड़कियों के देखभाल में लापरवाही, जन्म से पहले लिंग की जांच करवाना और कन्या भ्रूण हत्या। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है। चलिए अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो। ये बहुत आसान है। ये आबादी को 2 हिस्सों में बांटा है। एक वो लोग जो काम करते हैं और कमाते हैं, यानी 15 से 64 साल वाले, और दूसरे वो जो इन पर निर्भर हैं, यानी बच्चे और बुजुर्ग।
अब मजे की बात यह है कि जब काम करने वाली आबादी मतलब जो लोग कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो निर्भर लोगों से कहीं ज्यादा हो जाती है, तो ये किसी भी देश के लिए एक सुनहरा मौका होता है, एक गोल्डन पीरियड। इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। और अच्छी खबर यह है कि भारत अभी इसी शानदार दौर से गुजर रहा है। तो आखिर में ये सारे आंकड़े, ये सारे ट्रेंड्स भारत के भविष्य के बारे में हमें क्या बताते हैं? क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां? ये स्लाइड 2011 की जनगणना का एक निचोड़ है। इसमें साक्षरता दर, सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य, लिंग अनुपात, ये सब वो आंकड़े हैं जो मिलकर देश की आने वाली दिशा तय करते हैं। और इन सभी नंबर्स में से एक नंबर ऐसा है जो हर चीज पर असर डालता है, और वो है लिटरेसी यानी साक्षरता। क्योंकि जितनी बेहतर शिक्षा होगी, उतने ही बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार और एक बेहतर समाज बनेगा। ये तरक्की की असली चाबी है। तो हम इस चर्चा को एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर खत्म करते हैं। भारत के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। ये एक ऐसी ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं। पर असली सवाल ये है कि इस जबरदस्त पोटेंशियल को असली तरक्की में कैसे बदला जाए। क्या इसके लिए जरूरी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मौके तैयार हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले दशकों में भारत का भविष्य लिखेगा।